एक समय की बात है। मेहरानगढ़ राज्य का एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव में राजेश नाम का एक मक्कार लालची लकड़हारा रहा करता था, जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन की बात है, राजेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी विमला, जो उसी के स्वभाव की थी, लालची और चालाक, गुस्से से आकर बोली, अजी सुनते हो, दूसरों के घरों में देखो कैसे सभी औरतों के पास सोने चांदी के आभूषण हैं और एक हम हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी की। मेरी तो तुमसे शादी करके किस्मत ही फूट गई। इससे अच्छा किसी अमीर से मेरी शादी हो जाती, फिर मेरे पास भी बहुत सारे पैसे और आभूषण होते। अरे बकवास बंद कर विमला। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं धन नहीं कमाना चाहता? लेकिन क्या करूं, मुझे लकड़ियां काटने के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। हाँ, लकड़ियां तो काटती ही हो, लेकिन तुम आलसी बहुत हो। कितने आलस से काटते हो ये पूरा गांव जानता है। अरे दूसरे लकड़हारों की देखी, उनके पास सब कुछ है। वो ऐसे तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है जो कुछ भी बहाना बना के मजे करे। अरे अब मैं कुछ काम तो करने लगा हूं ना, यही बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कभी कभी ही करो, वरना शादी से पहले काम क्या होता है मैं जानता भी नहीं था। वो ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहां राजेश का 11 वर्षीय पुत्र रघु आ गया और अपने पिता राजेश से बोला, पिताजी, बहुत दिनों से मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है। आते समय मेरे लिए वो भी लेके आना। अरे चुप कर, तू भी अपने पिता की तरह आलसी है। अरे 11 साल का हो गया है, ये नहीं कि अपने पिता के काम में हाथ बटाए, जंगल जाकर कुछ सीखे। बस हमेशा कुछ न कुछ चटर पटर खाने की फरमाइश करता रहता है। यह सुनकर रघु हंसते हुए वहां से चला गया। तभी राजेश की 7 वर्षीय पुत्री गौरी भी वहां आ गई। उसे देख राजेश बोला, क्यों गौरी, तेरा भी कुछ अच्छा खाने का मन नहीं कर रहा? तुझे भी कुछ चाहिए क्या? नहीं पिताजी, मेरा तो रोटी खाकर ही पेट भर जाता है। साधु महाराज जी ने मुझसे कहा है कि भगवान जो भी दे उसी में संतोष करना चाहिए। ये सुनकर राजेश अपनी बेटी को कोई जवाब नहीं देता है और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल पहुंचकर वो एक पेड़ पर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद थक कर वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वो हैरान होकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या, इतने घने जंगल में ही ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई और दिख भी नहीं रहा। मुझे आसपास देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश आवाज का पीछा करते हुए चल पड़ता है। तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच बैठे एक 12 वर्षीय बच्चे पर पड़ी, जो फूट फूट कर रो रहा था। राजेश धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, हाँ, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ इस जंगल में कैसे आए? मेरा नाम किशन है। मैं अपनी माँ और पिता के साथ अगले गांव जा रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा सा शेर आ गया और जिससे डरकर मेरे माता पिता ने मुझे एक पेड़ पर चढ़ा दिया। उतने में उस शेर ने मेरे माँ पिताजी पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। इतना कहकर किशन ने सामने की ओर इशारा किया। राजेश ने देखा कि वहां कुछ हड्डियां और कपड़े पड़े हुए हैं। ओहो, अरे तुम्हारे माँ बाप को तो शेर ने बड़ी ही बेदर्दी से मार कर खा लिया। अच्छा बताओ, तुम्हारे माँ पिता के अलावा और कोई है परिवार में? कोई चाचा या कोई ताऊ? नहीं, मेरी माँ और पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है और अब वो भी नहीं रहे। मैं अकेला हो गया। यह सुनकर राजेश कुछ सोचने लगता है। अगर मैं इस लड़के को अपने घर ले जाऊं और इसे पाल पोस कर बड़ा करूं,
तो मेरा काम आसान हो सकता है। वैसे भी मेरा बेटा रघु मेरी ही तरह आलसी है। मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा होकर मेरा सहारा बन पाएगा। हाँ, इस लड़के से जरूर कुछ उम्मीद की जा सकती है। कुछ ही दिनों में इसे पक्का लकड़हारा बना दूंगा और फिर आराम से बैठकर खाऊंगा, और ये मुझे लकड़ियां काट के बेच के दे देगा। सुनो बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। चलो मेरे साथ। राजेश किशन को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचते ही जब उसकी पत्नी ने किशन को साथ में देखा तो वो चौंक पड़ी। अरे ये कौन है? किसको उठा ले आई ये? राजेश विमला को एक कोने में ले जाकर सब कुछ बताते हुए बोला, इसे मैं केवल इस वजह से लाया हूं ताकि इससे मैं अपना सारा काम करवा सकूं। रघु से तो मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं। इसको हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, बिल्कुल नौकर की तरह। यह सुनकर विमला, जो राजेश की तरह ही लालची और मक्कार किस्म की औरत थी, मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पहली बार तुमने अक्लमंदी वाला काम किया है। हमें तो बैठे बैठे ही नौकर मिल गया। कल से ही इसे सारा काम सिखा दो। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र क्यों करती हो? कुछ दिन तक तो इसके सामने अच्छा बनने का नाटक करो, उसके बाद इससे हम वही करवाएंगे जो हम चाहते हैं। यह सुनकर विमला के चेहरे पर भी एक लालची मुस्कान आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर योजना के अनुसार धीरे धीरे राजेश और विमला अपना असली रंग दिखाने लगे। अरे सुन किशन, तू क्या पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है? अब तू थोड़ा बड़ा हो गया है, तुम्हें मेरे पति के काम में हाथ बटाना चाहिए। मत भूलो, अगर मेरे पति तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आते तो तुम भी जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाते। अच्छा ठीक है माँ, मैं भी अब से पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करूँगा। अगले दिन राजेश किशन को अपने साथ जंगल में ले जाता है और उसे लकड़ियां काटना सिखाने लगा। वह सिर्फ खड़े होकर देखता था और सारी लकड़ियां किशन से कटवाता। ऐसे ही कुछ ही दिनों में किशन जंगल की लकड़ियां काटने और बेचने में निपुण हो गया। एक दिन राजेश किशन से बोलता है, देखो किशन, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर गांव ला सकूं और बेच सकूं। मैं चाहता हूं कि अब जंगल में लकड़ियां तुम अकेले काटो और दूसरे गांव में ले जाकर बेचो। ठीक है पिताजी, जैसी आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, अगले दिन किशन अकेले जंगल गया और लकड़ियां काटी, फिर दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, आओ आओ। इस तरह किशन आवाज लगा लगा कर सारी लकड़ियां बेच देता है और शाम को सारा धन राजेश के हाथ में थमा कर चला जाता है। ये देख राजेश बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, देखा तुमने विमला, आखिरकार मेरी योजना काम कर ही गई। अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्त बैठ के खाऊंगा। सही कहा जी आपने, हमें तो बैठे बैठे एक नौकर भी मिल गया और एक कमाने वाला भी। इसी तरह से 18 वर्ष बीत जाते हैं। किशन अब एक जवान मेहनती युवक बन चुका था। किशन अब एक पैसों वाला लकड़हारा बन गया था। जंगल की आधी से ज्यादा लकड़ियों पर उसी का अधिकार था। उसके पास बैलगाड़ी, पक्का मकान, नौकर चाकर सब था। लेकिन यह सब किशन की मेहनत का फल था। एक दिन हमने जिस मकसद से किशन को पाला पोसा था, अब वो मकसद तो लगभग पूरा हो गया। आज हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर है, बहुत सारा धन है, नौकर है, चाकर है। अब हमें किशन की क्या जरूरत है? इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। तुम बहुत ही भोली हो विमला। जब तक हमारी बेटी गोरी की शादी नहीं हो जाती तब तक किशन को बिल्कुल भनक भी नहीं लगने देना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तभी वहां पर गोरी आ गई, जो अब एक सयानी लड़की बन चुकी थी और वह किशन की अच्छाई देखकर उसको सच्चे मन से अपना भाई मानने लगी थी।
वो गुस्से से बोली। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए माता पिताजी। कभी सोचा है जब किशन भैया को ये सब पता चलेगा कि तुम दोनों ने किस स्वार्थ से उनकी परवरिश की थी, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बकवास बंद कर गोरी। तुझे कितनी बार कहा है कि हमारी बातें मत सुना कर। सुनती है तो बीच में मत बोला कर। मुझे कोई शौक नहीं है आप दोनों की बात सुनने का। मैं किशन भैया को सच्चे मन से अपना भाई मानती हूँ, और आज सब जो आराम से यहाँ पर रह रहे हो वो सब किशन भैया की ही मेहनत की देन है। वरना रघु भैया तो दिन भर कुछ नहीं करते, बस आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हैं इधर से उधर। ये सुनकर राजेश क्रोधित हो उठा और बोला। तुझे अपने और पराई की समझ नहीं है क्या? रघु तेरा सगा भाई है, और किशन एक जंगल से मिला हुआ अनाथ लड़का। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर गोरी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। अगली सुबह किशन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसे रघु रास्ते में दिखाई पड़ा, जो नशे में धुत था। अरे रघु, देखो अपना क्या हाल बना लिया है। तुम्हें अब कोई काम धंधा करना चाहिए। दिन भर तुम बिगड़े लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। ऐसे ही रहा तो तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अरे चुप कर, तू ज्यादा बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। दूर रहो मुझसे और मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। रघु ये कहकर नशे में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। किशन चुपचाप अपने काम पर चला गया। अगले दिन काम पर जाने से पहले किशन ने अपने पिता राजेश से बोला। पिताजी, आप तो जानते हैं कि रघु दिन ब दिन खराब संगत में पड़ता जा रहा है। वो दिन भर आवारा लड़कों के साथ गांव में आवारागर्दी करता रहता है। इस तरह तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उसे कोई अच्छा काम धंधा लगा दिया जाए। अच्छा, तुझे बड़ी चिंता है मेरे बेटे की, लेकिन उससे ऐसा कौन सा काम करवाए जिससे उसे मेहनत ना करनी पड़े? पिछले 9 वर्षों से मैं जमींदार के यहाँ पर लकड़ियां पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। जमींदार का राजमहल में काफी आना जाना है। मैंने सुना है कि उनकी राजा प्रताप से भी मित्रता है। अगर राजमहल में कोई पद खाली हो और रघु वहां लग जाए तो उसकी संगत भी सुधर जाएगी और वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। पिताजी, ये सुनकर राजेश खुश हो गया। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे और मेरे बेटे के लिए। तुम जमींदार से बात करना इस बारे में। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं आज ही जमींदार साहब से बात करूंगा। बस आप रघु से बात कर लीजिएगा। इतना कहकर किशन वहां से चुपचाप चला गया। उधर राजेश बहुत खुश था और सीधे अपनी पत्नी विमला के पास जाकर बोला। विमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। केशव ने आज बहुत ही फायदे वाली बात कह दी। राजेश ने विमला को सारी बात बताई। विमला ये सुनकर बहुत खुश हो गई। अरे वाह वाह वाह, अगर हमारा रघु राजमहल में किसी काम पर लग गया तो गांव में हमारा दबदबा और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने विमला। अगर किशन राजमहल में काम लग गया तो ज्यादा आमदनी मिलेगी और जिससे हम और भी धनवान हो जाएंगे। बस रघु को ठीक से समझा देना। फिर राजेश वहां से चला जाता है। शाम को जब रघु घर लौटा तो विमला ने रघु को सारी बात बताई। बेटा, ये जो तुम बाहर पूरे दिन आवारागर्दी करते हो, ये छोड़ दो। किशन जो कह रहा है उसकी बात मान लो। तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए फायदा है। अरे ये क्या है माँ? कल ही मैंने किशन को चेतावनी दी थी कि मेरा बड़ा भाई बनने की जरूरत मत करो। मैं उसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता, फिर भी वो क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तभी वहां राजेश कमरे में आ पहुंचा। वो ये सुनकर बोला। अरे रघु, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा क्या? कुछ तो सोचा कर। तू हमारा सगा खून है। हम भी किशन को अपना बेटा नहीं मानते। हम तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और तू ये बात जानता है कि जब तक वो हमारे काम आ रहा है तभी तक वो इस घर में है। जिस दिन उसका काम खत्म, उसी दिन धक्के मारकर निकाल देंगे।
हाँ रघु, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, इसलिए जैसा किशन कह रहा है वैसा ही करो। उसकी जमींदार से अच्छी जान पहचान है, वो तुझे राजमहल में कोई ना कोई काम लगा ही देगा। और जब गोरी का विवाह हो जाएगा तब हम किशन को इस घर से निकाल देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जब तक मैं राजमहल में किसी काम पर नहीं लग जाता तब तक मैं किशन से अच्छे से बात करूंगा और उसकी बात मानूंगा। उधर किशन जमींदार की हवेली में जमींदार के पास पहुंच जाता है। अरे किशन, क्या हुआ? आज इस समय कैसे आना हुआ? तू ऐसे तो कभी नहीं आता। वो बात ये है कि जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरा छोटा भाई रघु बुरी आदतों में फंसता जा रहा है। बस उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ, जानता हूँ, और मैंने कई बार तेरे पिता से इस बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे वो पिताजी रघु से बहुत प्यार करते हैं, उसी लाड प्यार में वो बिगड़ गया है। मेरी तो वो सुनता भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि रघु को कहीं अच्छी जगह काम मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? वो कोई काम लग जाएगा तो सबसे अच्छा होगा। हाँ जमींदार जी, वो आपका तो राजमहल में आना जाना लगा रहता है ना। अगर रघु को राजमहल में कोई काम मिल जाए तो वो सुधर जाएगा, और राजमहल की नौकरी की पगार भी काफी अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, अगर कोई और होता तो मैं मना कर देता, लेकिन तू मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी है, मुझे मना नहीं कर सकता। किशन, मैं तुझसे बहुत प्रभावित हूँ। तेरी मेहनत काबिले तारीफ है। मैं तेरे कहने पर राजा प्रताप से बात करूंगा। कुछ देर तक वो बातें करते हैं, फिर किशन वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार राजा प्रताप के महल में पहुंच गया। उस समय राजा प्रताप अपने मंत्री शिवनाथ के साथ सिंहासन पर बैठा था। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आज मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, फिर बताओ, कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी है? वो महाराज, बात यह है कि हमारे गांव में किशन नाम का एक बड़ा लकड़हारा है। वो चाहता है कि उसके भाई रघु को राजमहल में कोई काम मिल जाए ताकि वो बुरी आदतों से बाहर आ सके। ये सुनकर राजा प्रताप कुछ सोचने लगते हैं। अच्छा ठीक है जमींदार, मेरे पास एक काम है। बहुत समय पहले मैं और मेरे पिताजी किसी जादुई नगरी में गए थे। वहां हमें एक साधु ने प्रसन्न होकर एक मुकुट दिया था। जब तक हमारे पास वो मुकुट रहेगा, हमारा सिर किसी के आगे नहीं झुकेगा, और जिससे हम किसी से नहीं हार सकते। तो अब उस मुकुट की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि कोई भरोसेमंद व्यक्ति उस कक्ष की निगरानी करे जहां वो मुकुट रखा है। बदले में उसे प्रतिमाह 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो सेवा कल से ही प्रारंभ कर सकता है। जमींदार यह सुनकर खुश हो गया और वहां से सीधे किशन के घर आ पहुंचा। जमींदार मुस्कुराते हुए किशन से बोला, किशन, तुम्हारे छोटे भाई को राजमहल में एक अच्छा सा काम मिल गया है। राजा प्रताप ने आदेश दिया है कि कल से वो काम पर आ जाए। उसे सिर्फ उस कक्ष की निगरानी करनी होगी जहां उनका बेशकीमती मुकुट रखा है, और महीने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। यह सुनकर विमला खुशी से झूम उठी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। 500 स्वर्ण मुद्राएं, इतनी सारी, हम तो और भी धनवान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जमींदार जी, मैं कल से ही राजमहल काम पर चला जाऊंगा। आज से बिल्कुल फालतू में नहीं घूमूंगा। आवारागर्दी बिल्कुल बंद। मैं तो यही चाहता था छोटे भाई रघु। जमींदार वहां से चला गया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन गोरी की आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता राजेश के पास आकर बोली, देखा पिताजी, आपने जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिल में आपके और रघु भैया के लिए कितना सच्चा प्रेम है। बकवास मत कर ज्यादा। कितनी बार कहा है किशन तेरा सगा भाई नहीं है। जब तक वो हमारे काम आ रहा है तब तक वो इस घर में है। जिस दिन काम खत्म उसी दिन वो बाहर निकाला जाएगा,
और अब तेरी भी कोई नहीं सुनेगा। गौरी चुपचाप आंसू पोंछती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन रघु ने राजमहल में अपना काम संभाल लिया। राजा प्रताप रोज एक बार आकर यह देखता कि मुकुट सुरक्षित है या नहीं। एक दिन की बात है, रघु कक्ष के बाहर निगरानी कर रहा था। तभी किशन वहां आ पहुंचा। उसे देख रघु बोला, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? वो तुम्हें कुछ खाने की चीजें देने आया था। माँ ने बड़े प्यार से भेजा है और मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे राजमहल तुम्हारे इशारे पर चलता है। तुमने मुझे यहाँ पर काम दिला दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बड़ा भाई मान लूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। किशन चुपचाप वहां से चला गया। तभी थोड़ी ही देर में वहां मंत्री शिवनाथ आ पहुंचा। अरे रघु, ये क्या चीज है? क्या है इसमें और कौन देकर गया तुम्हें ये? वो मंत्री जी, वो मेरा जंगल से मिला हुआ भाई था, लेकिन मेरी उससे बिल्कुल बनती नहीं है। मंत्री शिवनाथ कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा था ये मुकुट आराम से चुरा लूंगा, धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत के। लेकिन राजा प्रताप ने इस मूर्ख रघु को सुरक्षा पर लगा दिया। पर अब बहुत इंतजार कर लिया। चाहे जो हो, ये मुकुट मैं किसी भी कीमत पर चुरा कर रहूंगा। इतना सोचकर मंत्री शिवनाथ वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चाल की चमक थी। कुछ ही देर बाद मंत्री शिवनाथ फिर से वहां लौट आया और बोला, अरे रघु, ये चीज तुमने अभी तक खाई नहीं? अरे भाई, तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से भेजा है, खराब हो जाएगी। नहीं मंत्री जी, अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। अरे, मैं देख रहा हूं जब से तुम काम पर लगे हो, दिन रात इस कक्ष के आगे खड़े रहते हो। काफी थकान हो जाती होगी। तुम एक काम करो, दूसरे कक्ष में जाकर आराम से ये खा लो। तब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ। नहीं मंत्री जी, महाराज ने मुझे दिन रात यहीं रहने के लिए बोला है, मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं राजा का मंत्री हूँ। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, पहले जाकर खा लो, फिर आकर काम संभाल लेना। ना चाहते हुए भी रघु को उसकी बात माननी पड़ी। वह दूसरे कक्ष में गया और वो चीज खाने लगा। इधर मंत्री शिवनाथ ने उसी पल का फायदा उठाया। वो झट से कक्ष में घुसा और वहां रखे मुकुट को चुरा लिया। फिर बड़ी चालाकी से दरवाजा बंद कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब रघु वापस लौटा तो वहां मंत्री शिवनाथ नहीं था। अरे मंत्री जी कहाँ गए? बोल तो ऐसे रहे थे जैसे मेरी वापसी तक यहीं खड़े रहेंगे। अच्छा हुआ महाराज नहीं आए, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी। रघु के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि राजा प्रताप स्वयं वहां आ पहुंचे, जैसे वह हमेशा आया करते थे। वह सीधे उस कक्ष के अंदर जाते हैं और वो मुकुट को गायब देख के हैरान हो जाते हैं। अरे मूर्ख, मुकुट कहाँ गया? यह सुनकर रघु घबरा गया। महाराज, मुकुट तो यहीं रखा हुआ था। अरे अपनी आंखें खोल कर देख, यहाँ कुछ नहीं है। कक्ष पर तू तैनात था, मुकुट की सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी थी। सीधी तरह बता, मुकुट तूने चुराया है या कहीं छिपा दिया है? महाराज मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराया। पता नहीं मुकुट कहाँ गायब हो गया। तभी रघु को याद आया कि मंत्री शिवनाथ ने ही उसे फल खाने के लिए भेजा था। वो ये सोच के बोला, हाँ महाराज, याद आया। वो कुछ देर पहले मेरा भाई खाने के लिए सामान दे के गया था। उसके तुरंत बाद मंत्री शिवनाथ आ गए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे कक्ष में जाकर वो खा लूं, तब तक वो निगरानी करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और जब लौटा तो वो यहाँ थे ही नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ कि वो मुकुट मंत्री शिवनाथ ने ही चुराया है। ये सुनकर राजा प्रताप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सैनिकों, इस रघु को पकड़कर तुरंत दरबार में ले आओ और मंत्री शिवनाथ को भी दरबार में तुरंत उपस्थित होने का बोलो। कुछ ही देर में रघु और मंत्री शिवनाथ राजा के सामने दरबार में मौजूद थे।
ये क्या सुन रहा हूं मैं मंत्री शिवनाथ? रघु बोल रहा है कि तुमने उसे बहला फुसला कर दूसरे कक्ष में जाने को बोलकर वो मुकुट चुरा लिया। क्या यह सही है? नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने खुद बताया था कि इसका भाई खाने का सामान देने आया था। इसी ने चालाकी से तलवार चुराकर अपने भाई को दे दी होगी। मैं तो आज पूरे दिन इससे मिला ही नहीं। रघु यह सुनकर बुरी तरह हैरान हो गया। महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है। जरूर इन्होंने ही वो मुकुट चुराया है। नहीं, और तो कोई नहीं आया। महाराज, आप किस पर विश्वास करेंगे? मैं वर्षों से आपका वफादार मंत्री रहा हूं। अगर मुझे वो मुकुट चुराना ही होता तो जब आपने सुरक्षा के लिए किसी को तैनात नहीं किया था तभी चुरा लेता ना। बात तो तुम ठीक कर रहे हो मंत्री। महाराज, ये युवक कोई शातिर और अपराधी प्रतीत होता है। आप इसके पूरे परिवार को कारागार में बंद करा दीजिए और इसके पूरे परिवार से पूछताछ कीजिए, तब जाकर ये सत्य बोलेगा। महाराज, सैनिकों, जाओ जाकर रघु के पूरे परिवार को पकड़ कर लाओ। कुछ ही देर में सैनिक राजेश और विमला को पकड़कर ले आए। इन तीनों को रघु सहित कारागार में डाल दो। कल सूरज उगने से पहले इन सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि प्रजा को पता चले कि राजमहल में चोरी का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।